ठीक है, तो स्टेट्स ऑफ मैटर। तो सबसे पहले अपन ये जाने कि कोई भी मैटर जो होता है वो क्या होता है। मैटर क्या होगा? तो एनीथिंग एल्स which occupies space and have some mass यानी मैटर क्या होता है? वो सब कुछ मैटर होगा जो स्पेस ऑक्यूपाई करता होगा, यानी जगह घेरता होगा, और जिसका कुछ मास होगा। यानी वो कोई भी चीज़ हो, चाहे से टेबल हो, फैन हो, बोर्ड हो, मार्कर हो, या फिर कुछ भी हो, जो अगर कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है यानी कोई जगह घेरता हो और जिसका कुछ मास हो, वो सब के सब मैटर होते हैं। तो इस दुनिया में जो कुछ भी है वो सब मैटर है। तो मैटर इज एनीथिंग एल्स विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास। मैटर वो होता है जो स्पेस ऑक्यूपाई करे और जिसका कुछ मास हो। क्लियर है बात? अब बात करते हैं कि इसके स्टेट्स कितने होंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर। जनरली कोई भी मैटर होता है उसके 3 स्टेट होते हैं। पहला होता है उसका सॉलिड स्टेट, दूसरा होता है लिक्विड स्टेट, और तीसरा होता है गैसियस स्टेट। ठीक है, तो कोई भी मैटर होगा उसका जनरली 3 स्टेट होते हैं, उसका सॉलिड स्टेट, उसका लिक्विड स्टेट और उसका गैसियस स्टेट। ठीक है, अब अपने को ये जानकारी पता करनी है कि सॉलिड क्या होगा, लिक्विड क्या होगा और गैसियस क्या होगा, और इनको अपन किस तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पहले मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहता हूं कि कोई भी मैटर होता है वो किसी भी फिजिकल स्टेट में रह सकता है। सॉलिड, लिक्विड, गैसियस स्टेट, इनको फिजिकल स्टेट्स बोलते हैं। फिजिकल स्टेट्स में कोई भी मैटर है वो सॉलिड में भी रह सकता है, लिक्विड में भी रह सकता है और गैसियस स्टेट में भी रह सकता है। ये डिपेंड करता है कि उस मैटर को किस टेम्परेचर और किस प्रेशर पर लिया गया है। यानी प्रेशर और टेम्परेचर की एक डेफिनाइट कंडीशंस होगी, उस कंडीशंस पर वो मैटर आप लोगों के पास में सॉलिड भी रह सकता है, लिक्विड भी रह सकता है और गैसियस भी रह सकता है। सॉलिड स्टेट जो होगा, यानी कोई भी मैटर अगर सॉलिड में है तो अपन कह सकते हैं कि उसका एक डेफिनाइट मास होगा, उसका एक डेफिनाइट शेप होगा और उसका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होगा। ठीक है, तो अपन कैटेगराइज कर दें कि सॉलिड क्या होगा और लिक्विड क्या होगा, और तीसरा आता है अपने पास में गैसेस स्टेट, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो अपन इनको आइडेंटिफाई करें कि किस तरीके से अपन पहचान सकते हैं कि कोई भी जो मैटर होगा वो सॉलिड है या लिक्विड है या फिर गैस है। तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि जो सॉलिड्स होता है उनका एक डेफिनाइट मास होता है, डेफिनाइट मास के साथ साथ उनका एक डेफिनाइट शेप होता है और उनका एक डेफिनाइट वॉल्यूम होता है। यानी उनका एक फिक्स मास होगा। अगर आप लोगों के पास में कोई टेबल है और अगर वो 3.5 kg, तो उसका 3.5 kg ही रहेगा। उसका एक अपना शेप होगा और उसका अपना एक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी। जबकि जो लिक्विड होता है इसका मास तो डेफिनाइट होता है मास तो इसका डेफिनाइट होगा, लेकिन इसका जो शेप होगा वो डेफिनाइट नहीं होगा और इसका जो वॉल्यूम होगा वो भी डेफिनाइट होगा। यानी मास और वॉल्यूम तो डेफिनाइट होता है लेकिन इसका शेप डेफिनाइट नहीं होता। अब देखो, यानी निश्चित शेप नहीं होता। शेप निश्चित क्यों नहीं होता? जैसे मान लो आप लोगों ने वाटर लिया, पानी लिया, और पानी को अगर आप लोगों ने किसी ग्लास में डाला तो वो ग्लास का शेप ले लेता है। पानी को अगर आप लोगों ने किसी बाउल यानी कटोरी में डाला तो उस कटोरी का शेप ले लेता है। पानी को अगर आप लोगों ने किसी ट्राइंगल
कंटेनर के अंदर डाला, कोई त्रिभुजाकार बर्तन ले रखा है उसमें डाला, तो पानी का वैसा शेप हो जाएगा। यानी जो वाटर होता है वो उस कंटेनर का जो शेप होता है उस शेप को ऑक्यूपाई कर लेता है, जबकि उसका मास और वॉल्यूम जो होगा वो फिक्स होगा। 5 लीटर पानी है, उसको आप बड़े वाले टंकी में डालोगे तो भी 5 लीटर रहेगा, किसी बड़े फ्लास्क में डालोगे तो भी 5 लीटर रहेगा, या फिर किसी और कंटेनर में डालोगे तो भी 5 लीटर रहेगा। जबकि गैस ऐसा होता है जिसका मास तो डेफिनाइट होता है, लेकिन इसका शेप और इसका वॉल्यूम ये डेफिनाइट नहीं होता है। गैस को आप अगर सिलेंड्रिकल ट्यूब में डालोगे तो उसका सिलेंड्रिकल शेप हो जाएगा। गैस को अगर आप किसी स्क्वायर कंटेनर में डालोगे तो उसका स्क्वायर शेप हो जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये आती है कि उसका वॉल्यूम फिक्स कैसे नहीं होगा, वॉल्यूम डेफिनाइट कैसे नहीं होता, ये बात अपने को थोड़ा समझनी है। तो वॉल्यूम डेफिनाइट क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो गैस होती है वो गैस जिस कंटेनर में अपन डालते हैं उस कंटेनर के वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेती है। जैसे मान लो आप लोगों ने 50 ml हीलियम लिया और उस 50 ml हीलियम को अगर आप लोगों ने 2 लीटर वाले बलून के अंदर डाल दिया तो उसका वॉल्यूम अब 50 ml नहीं रहेगा, वो 2 लीटर हो जाएगा। ठीक है। ठीक इसी तरह अगर आप लोग उसको अगर 5 लीटर वाले किसी फ्लास्क में रखोगे तो अब उसका वॉल्यूम 50 ml नहीं रहेगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो 5 लीटर हो जाएगा। यानी अपने को एक बात समझ में आनी चाहिए कि केमिस्ट्री में गैस का वॉल्यूम टाइप कुछ नहीं होता है। जो भी वॉल्यूम होगा वो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा जिसके अंदर गैस इनक्लोज्ड है, यानी जिसके अंदर गैस डाली हुई है। बात क्लियर है? तो पहली प्रॉपर्टी तो अपन लोगों ने ये पढ़ लिया कि इनका एक डेफिनाइट मास होगा, डेफिनाइट शेप होगा या डेफिनाइट वॉल्यूम होगा या नहीं होगा, इसके बारे में अपन ने जानकारी ले ली। ठीक है। अब बात आती है दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी जो अपन ले। दूसरी इंपॉर्टेंट जानकारी अपन इस तरीके से ले सकते हैं कि सॉलिड जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दूसरा पॉइंट अपन लिखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? तो जो सॉलिड होता है उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो बहुत ही पास होते हैं, और पार्टिकल्स अगर पास हैं इसका मतलब है कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा लग रहा है। तो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि लिक्विड में जो पार्टिकल्स होते हैं वो थोड़े कंपैरेटिवली सॉलिड से दूर होते हैं। यानी सॉलिड में पार्टिकल्स जैसे रहेंगे, लिक्विड में अगर देखा जाए तो पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा होता है। पार्टिकल्स के बीच में गैप ज़्यादा है, इसका मतलब अपन समझ सकते हैं कि इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो सॉलिड के कंपैरिजन में क्या होगा? कम होगा। जबकि आप गैस देखोगे तो गैस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं। पार्टिकल्स दूर दूर है, इसका मतलब ये समझा जाए कि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बहुत ही कम लग रहा है। तो जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में पास होंगे। तो अपन ये बात आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सॉलिड्स के अंदर पार्टिकल्स बहुत ही पास होते हैं, इसका मतलब इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा। गैस के अंदर पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं, इसका मतलब इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होगा। और जबकि लिक्विड्स के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है और गैस से पार्टिकल्स से ज़्यादा होता है। तो अपन लोगों ने ये पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है, इस पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसे बोला जाता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। इसे क्या बोला जाता है? इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। पार्टिकल्स के बीच का दूरी, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस जो होता है उन्हें बोला जाता है इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। तो मैं यहाँ पे एक बात आप लोगों को कहना चाहूँगा, वो ये है, एक सिंपल सी बात अपन इस तरीके से कह सकते हैं कि अगर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का अगर एक रिलेशन बनाना हो तो इस तरीके से बना सकते हैं कि अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आप लोगों के पास में ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर आप लोगों के पास में ज्यादा है, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी बताइए, बताइए इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या होगी। जितना ज्यादा उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उतना ज्यादा वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे, और जितना ज्यादा एक दूसरे के नजदीक आ जाएंगे उनके बीच का इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, जैसे जैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि अपने को जब भी किसी चैप्टर को पढ़ना है तो अपने को उसके बेसिक्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। जितना ज़्यादा अपना बेसिक क्लियर होगा, अपने को आगे वाले चैप्टर्स में बहुत कम दिक्कत आएगी। और इस बार का जो पेपर आप लोगों ने देख ही लिया, टोटली एनसीईआरटी बेस्ड था, तो अपने को हर एक पॉइंट पे एनसीईआरटी की हर एक लाइन पे अपने को ध्यान रखना है, हर एक लाइन को अच्छे से समझना है। कोई ज़्यादा टिपिकल कुछ नहीं होता और ना ही ज़्यादा टिपिकल कुछ आता है, इसलिए अपने को केवल इतना ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अपने को क्लियर होनी चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक्स अपने को नहीं लगना चाहिए कि मेरे को ये लाइन समझ में नहीं आई। अगर कोई भी आप लोगों को लाइन समझ में नहीं आती है, कोई भी छोटा पॉइंट भी अगर आपको समझ में नहीं आता, तो आपको बिल्कुल बिना कुछ डाउट किए, बिना कुछ सोचे समझे उसको पूछ लेना है। क्योंकि एक छोटा सा पॉइंट अगर आप लोगों ने यहाँ पे बिना समझे स्किप कर दिया, तो हो सकता है उससे जुड़े हुए आगे के पॉइंट्स आपको समझ में नहीं आए। तो इसलिए हर एक पॉइंट पर अपना ध्यान जाना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन अपने को समझनी है और मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की अपन कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स अपन मैक्सिमम सॉल्व करें। ठीक है, तो ये तो था अपने पास में दूसरा पॉइंट। सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर अपन तीसरा पॉइंट ले लेते हैं वो आता है उसकी कंप्रेसिबिलिटी। अब भैया नाम से पता लग रहा है कि कंप्रेसिबिलिटी यानी उसको कितना कंप्रेस कर सकते हैं। सिंपल बात है, कोई भी सॉलिड ले लो आप, उस सॉलिड को आप कंप्रेस कर पाओगे क्या? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, बहुत कम होता है। अपन उसको दबाएंगे तो दोनों पार्टिकल आपस में क्या हो जाएंगे, टच हो जाएंगे। तो सॉलिड्स को कंप्रेस करना बिल्कुल ही मुश्किल है, यानी सॉलिड को कंप्रेस नहीं किया जा सकता। बात आती है लिक्विड की। हाँ, लिक्विड को थोड़ा बहुत अपन कंप्रेस कर सकते हैं। और बात आती है गैस की, तो अपन जानते ही हैं कि गैसों को अपन आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, दबाया जा सकता है। जैसे आप लोगों ने एक बलून लिया और उस बलून के अंदर आप लोगों ने नियॉन गैस या आर्गन गैस भर दी। नियॉन या आर्गन गैस आप लोगों ने भर दी और अगर उस बलून को आप दबाओगे तो बलून आप लोगों के पास में आसानी से दब जाएगा। जितना बलून को आप कंप्रेस कर सकते हो उतना कंप्रेस कर दोगे, ज़्यादा कंप्रेस नहीं करना वरना बलून बर्स्ट हो जाएगा, फूट जाएगा। ठीक है, तो कंप्रेसिबिलिटी यानी कंप्रेस करना। बात समझ में आ गई? पार्टिकल्स के बीच का डिस्टेंस अपन ने बता ही दिया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपन लोगों ने बता ही दिया। चौथा पॉइंट आता है रिजिडनेस, RIGID, रिजिडनेस। रिजिड का मतलब होता है टफ। तो सॉलिड्स जो होते हैं अपन जानते हैं बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, लिक्विड्स होते हैं वो थोड़े कंप्रेस हो जाते हैं, इसलिए ये रिजिड कम होते हैं, जबकि गैसें होती है वो बिल्कुल भी रिजिड नहीं होती। गैसों को अपन आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, इसलिए सॉलिड्स मैक्सिममली रिजिडनेस शो करते हैं और जबकि ये रिजिडनेस शो नहीं कर सकते। रिजिडनेस का मतलब है टफनेस, कितना ज़्यादा वो टफ है, ये अपन इस बात से पता लगा लें। ठीक है तो ये बातें हो गई सॉलिड, लिक्विड और गैस को आइडेंटिफाई करने के बेसिक बातें। यानी इन बातों का अगर अपने को ध्यान हो तो अपन आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कोई भी मैटर जो आपके पास में दिया गया है वो सॉलिड है या फिर लिक्विड है या फिर गैस है। बात क्लियर? अब बात आती है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस जो होते हैं वो किसी भी मैटर के फिजिकल स्टेट्स होते हैं।
अब बात आती है कि दो तरह की प्रॉपर्टी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ी होगी। एक तो होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, थोड़ा फोकस करना, ध्यान रखना और अच्छे से सुनना। अपने पास में कोई भी मैटर होता है, उस मैटर के अपने पास में दो प्रकार से प्रॉपर्टीज होती है। एक तो होती है उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर है बात? फिजिकल प्रॉपर्टीज मतलब ऐसी प्रॉपर्टीज जिनको आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब बात आती है कि आसानी से आइडेंटिफाई करने का मतलब, यानी आपके पास में जो सेंस दिए गए हैं, सेंस मीन्स जो आपके पास में 5 सेंस है, जैसे आप लोग उनको स्मेल कर सकते हो, आप लोग उनको टेस्ट कर सकते हो, आप उनको टच कर सकते हो, आप उनको देख सकते हो। अगर किसी भी मैटर को अगर आप अपने सेंस से महसूस कर पा रहे हो, देख पा रहे हो, टच कर पा रहे हो, तो वो सारे के सारे प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। और ऐसे प्रॉपर्टीज जिनको बिना किसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से अपन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, वो होती है केमिकल प्रॉपर्टीज। जैसे देखो, कोई भी मैटर है, उसका कलर ब्लैक है या फिर उसका कलर ब्राउन है या फिर रेड कलर है, क्या आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये रेड है या ब्लैक है या ब्लू है? कर सकते हो। तो इसका मतलब है वो फिजिकल प्रॉपर्टी है। क्या आप देखकर बता सकते हो कि ये सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है? बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसका मतलब वो फिजिकल स्टेट, वो भी फिजिकल प्रॉपर्टी होगी। क्या आप ये देखकर बता सकते हैं कि वो टफ है, टाइट है या रिजिड है, या उसको कंप्रेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते? बिल्कुल अपन टच करके बता सकते हैं। एक गजब की प्रॉपर्टी मैं आपको बता रहा हूं, उसके बारे में बताओ। अगर मान लो कोई भी मैटर है, उससे अगर मान लो गुलाब के फूल के जैसी खुशबू आ रही है, तो बताइए वो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी या केमिकल प्रॉपर्टी? अब भैया खुशबू आ रही है यानी एक टाइप का वो स्मेल है, और स्मेल है तो आप लोग उसको महसूस कर सकते हो। और मैंने कहा जिन जिन को आप महसूस कर सकते हो वो सारे के सारे क्या होंगे? फिजिकल प्रॉपर्टी। तो कलर हो गया, स्मेल हो गया, उसका टफनेस हो गया, रिजिडनेस हो गया, उसके फिजिकल स्टेट्स हो गए, ये सारे के सारे आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। अब बात आती है केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है। मैंने आप लोगों को एक अननोन लिक्विड दे दिया, और अननोन लिक्विड को मैंने आपको दिया और मैंने कहा कि आप इसका पता कीजिए कि इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। क्या आप उस अननोन लिक्विड को देखकर उसका बॉइलिंग पॉइंट बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? उसका केमिकल प्रॉपर्टी। उसका किसी दूसरे लिक्विड के साथ में रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते हो। तो इसका मतलब है कि वो कैसा हो जाएगा? केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएगा। जांगेड़ लक्की 18 क्या हुआ बेटा? नहीं मतलब चलो कोई नहीं। इसका मतलब है जिनको भी आप अपने ह्यूमन सेंस से स्मेल करके, टेस्ट करके, जैसे कोई आप लोगों के पास में मीठा है या फिर कोई आप लोगों के पास में खट्टा है या फिर कोई आप लोगों के पास में नमकीन है, इस टेस्ट को आप लोग आसानी से पता लगा सकते हो कि हाँ ये थोड़ा स्वीट है या शॉर है, बिल्कुल बता सकते हैं। तो इसका मतलब है वो भी आप लोगों के पास में कैसा आ जाएगा? फिजिकल प्रॉपर्टीज आ जाएगा। तो ये सारी बातें अपने को समझ में आ गई कि क्या तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है और क्या आप लोगों के पास में केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, अब बहुत ध्यान से सुनना, ऐसी ऐसी बातें मैं आप लोगों को बताऊंगा जिनको अगर आप लोगों ने अपने नोट्स में उतारा और अच्छे से आप लोगों ने उनको पढ़ा, तो इसमें कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है कि वो नीट के एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए। ऐसा कई बार हुआ है कि नोट्स में लिखवाई गई सीधी सीधी बातें नीट के क्वेश्चन में एज इट इज आता है। तो अपने को बस उन्हीं को फोकस करना है कि उन लाइंस को अच्छे से समझना है
अब बात आती है कोई भी मैटर जो होता है वो क्या एक साथ तीनों स्टेट में रह सकता है, कि वो फिजिकल भी हो, फिजिकल स्टेट्स में सॉलिड में भी रहे, लिक्विड में भी रहे और गैस में भी रहे। हाँ बिल्कुल हो सकता है, कोई मैटर एक साथ तीनों फिजिकल स्टेट्स में रह सकता है। जैसे वाटर जो होगा वो आइस के फॉर्म में भी रहता है, वाटर जो होगा वो लिक्विड फॉर्म में भी रहता है, और वाटर जो होगा वो गैसेस यानी स्टीम वेपर के फॉर्म में भी रहता है। और वाटर जब तीनों स्टेट में रहता है, जब वो आइस यानी सॉलिड में रहे, वो सिंपल वाटर यानी लिक्विड में रहे, और स्टीम या फिर वेपर यानी गैस स्टेट में रहे। अगर वाटर जो है H2O अगर एक साथ तीनों स्टेट्स में मौजूद है तो इस टाइप की कंडीशन को अपन बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। इसको क्या बोला जाता है? ट्रिपल पॉइंट। इस पे टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जो आप लोगों का प्रेशर होता है वो 4.186 mm ऑफ Hg रहता है। ये आपको अभी ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को केवल इतना ध्यान रखना है कि वाटर तीनों फिजिकल स्टेट्स पर रहता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। वाटर जो होगा आइस के फॉर्म में भी रहेगा, लिक्विड के फॉर्म में भी रहेगा और गैसेस फॉर्म में भी रहेगा। तो तीनों फॉर्म में जब वाटर रहता है तो उस जगह को बोला जाता है ट्रिपल पॉइंट। और इस पर टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन मैंने आप लोगों को लिख दी है, लेकिन अगर अभी आप ध्यान रखना चाहो तो ठीक है, वरना ये अपन बाद में भी डिस्कस करेंगे ट्रिपल पॉइंट। लेकिन अभी हाल ही कुछ सालों में मैटर के तीनों स्टेट्स के बाद में 2 नए स्टेट्स और बताए गए हैं। तो अभी आपके काम का उतना है नहीं, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं। चौथा स्टेट बताया गया वो है प्लाज्मा स्टेट, और 5वां स्टेट जो बताया है वो बताया सुपर कूल्ड स्टेट। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में अपने को डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन मैं एक नॉर्मल जानकारी आप लोगों को दे देता हूँ कि सॉलिड लिक्विड गैस के अलावा 2 और स्टेट्स होते हैं। एक होते हैं प्लाज्मा स्टेट और एक होता है सुपर कूल्ड स्टेट। प्लाज्मा स्टेट जो होता है इसमें कोई भी जो गैसियस स्टेट वाला जो मैटर होता है उसको अपन क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा उसको हीट करते हैं, यानी अपन उसको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर देते हैं। और ये टेम्परेचर अपन उसको कितना देते हैं? ये टेम्परेचर अपन उसको देते हैं जो सन के पास में टेम्परेचर होता है, सूरज के पास में जो टेम्परेचर रहता है उतना टेम्परेचर अपन इसको देते हैं। यानी अगर सन के पास में जो टेम्परेचर है, अगर वो टेम्परेचर किसी गैसेस स्टेट्स वाले मैटर को दिया जाए तो वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें आप लोगों के पास में फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं और आप लोगों के पास में पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयंस होते हैं, और जब इनको बहुत ज़्यादा यानी बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर जितना मैक्सिमम हो सके, अगर उतने मैक्सिमम टेम्परेचर पर अगर किसी गैसेस स्टेट वाले मैटर को टेम्परेचर दे दिया जाए तो वो प्लाज्मा स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। और एक होता है सुपर कूल्ड। सुपर कूल्ड में क्या होता है? कोई भी मैटर होता है वो जब अपनी आइडेंटिटी खो दे, यानी उसका अस्तित्व खत्म हो जाए, कोई भी मैटर अपनी आइडेंटिटी खो दे, आइडेंटिटी खोने के बाद में गेट कंडेंस, उसके बाद में वो कंडेंस्ड हो जाए, और कंडेंस होने के बाद में वो एक सुपर एटम में कन्वर्ट हो जाए। कोई भी मैटर है, अगर उसके साथ में अपन ने कुछ ऐसा बिहेवियर किया कि उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाए, वैनिश हो जाए, और फिर उसको कंडेंस कर दिया जाए, तो वो जो
मैटर होता है वो सुपर, या फिर वो कोई भी जो पार्टिकल होगा, वो एटॉमिक पार्टिकल होगा, वो सुपर एटम में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसको बोला जाता है सुपर कूल्ड। तो ये दो थोड़े डिफरेंट स्टेट है, ये आप लोगों के काम में नहीं आएंगे, ये आप लोगों को सिंपल बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए। कोई पूछ ले आपसे कि प्लाज्मा स्टेट क्या क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा कि कोई भी गैस स्टेट होगा उसको सन के पास में जितना टेम्परेचर होता है उतना टेम्परेचर अगर उसको दे दिया जाए तो वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिवली चार्ज आयंस में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको ही प्लाज्मा स्टेट बोला जाता है। और साइंटिस्टों ने दावा किया है कि इस यूनिवर्स का 99% जो होगा, या 99% ऑफ द यूनिवर्स इज लाइज इन प्लाज्मा स्टेट, यानी यूनिवर्स का 99% पार्ट जो होता है वो प्लाज्मा स्टेट के फिजिकल स्टेट्स में रहता है। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में सिंपल जानकारी। तो यहाँ से 3-4 बातें आप लोगों ने ये सीखी कि सॉलिड, लिक्विड और गैस को आप आसानी से आइडेंटिफाई कर पाओगे, बिल्कुल कर देंगे। सॉलिड, लिक्विड, गैस की कंप्रेसिबिलिटी, उनके इंटर पार्टिकल डिस्टेंस, उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, उनका कंप्रेसिबिलिटी, ये आप लोग बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, हाँ, जिनको अपन आसानी से आइडेंटिफाई कर लें बिना किसी केमिकल एक्सपेरिमेंट के, तो वो तो होंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। और जिन प्रॉपर्टीज को जानने के लिए अपने को एक्सपेरिमेंट की ज़रूरत पड़े या रिएक्शन की ज़रूरत पड़े, उनको बोला जाएगा केमिकल प्रॉपर्टीज। दो अलग स्टेट मैंने आप लोगों को बताए, एक होता है प्लाज्मा स्टेट और एक होता है सुपर कूल्ड स्टेट। ठीक है, क्या कोई भी मैटर अपने तीनों स्टेट्स में एक साथ रह सकता है? बिल्कुल रह सकता है। वाटर का एग्जाम्पल बता दीजिएगा आप, तो कहे कि वाटर सॉलिड, लिक्विड, गैस में कब रहता है, तो आप कह दीजिएगा कि वो ट्रिपल पॉइंट वाली कंडीशन पर वाटर अपने तीनों स्टेट्स में रहता है। ठीक है, अब आज जो अपन पढ़ेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में, तो स्टेट्स ऑफ मैटर में जो अपन पढ़ने जाएंगे तो वो अपन पढ़ेंगे गैसियस स्टेट। केवल मैटर का अपन गैसियस स्टेट पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का जो नाम होता है वो स्टेट्स ऑफ मैटर भी है और गैसियस स्टेट भी। सॉलिड स्टेट किसी भी मैटर का सबसे टिपिकल स्टेट होता है, और सबसे आसान स्टेट अगर कोई कहे आपसे कि किसी भी मैटर का सबसे आसान स्टेट क्या होता है, तो आप उसको कह दीजिएगा कि गैस स्टेट होता है, वो सबसे आसान स्टेट होता है। अब अपन गैस स्टेट पढ़ेंगे, तो सबसे पहले इस गैस स्टेट से रिलेटेड अपन कुछ गैसियस लॉ है, उन गैसियस लॉ को अपन डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो गैसियस लॉ को डिस्कस करें उससे पहले अपने पास में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैं आप लोगों को अभी एक इक्वेशन बता देता हूँ कि PV इक्वल्स टू NRT। PV इक्वल्स टू NRT, इससे बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, इससे बोला जाता है आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण। ये अभी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको मैं चैप्टर जब आगे अपन प्रोसीड करेंगे तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि PV इक्वल्स टू NRT कैसे आया। तो जितने भी गैसेस लो है उन गैसेस लो की हेल्प से अपन PV इक्वल्स टू NRT को अपन डिफाइन कर देंगे या इसको डिराइव कर देंगे कि ये कैसे आया। अब मेरा मोटिव आप लोगों को PV इक्वल्स टू NRT बताना नहीं है। अभी मेरा जो मोटिव है वो PV इक्वल्स टू NRT के अंदर कौन कौन से आप लोगों के पास में टर्म्स यूज हो रहे हैं वो बताना है। PV इक्वल्स टू NRT कैसे आया ये आप लोगों को अभी बताया जाएगा, लेकिन PV इक्वल्स टू NRT में जो टर्म्स अपन यूज कर रहे हैं वो अपन काम में लेंगे। तो पहला टर्म है P